मैं प्रोफेसर राजीव एक चीज जरा आपसे समझ लूं, एक नया भी एक फैक्टर आया है थोड़ा, इसलिए कि हो सकता है तत्कालिक रूप से इलेक्शन पे बहुत फर्क ना पड़े। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में गुलाबी सुंडी वाला कुछ मामला हो रहा है कि जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन की बात है, फसल कपास की नष्ट हुई है, किसान परेशानी में है। उस पे थोड़ा इसलिए बता दिए दर्शकों को भी पता लग जाए कि वो मामला क्या है, और वो जो गंगानगर की 6 सीट, हनुमानगढ़ की 5 सीट उससे डायरेक्टली प्रभावित है, और अगर उसके लिए जो भी सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा उसको भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, प्रोफेसर राजीव। नहीं, ये तो देखिए, किसान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं ना, और ये समस्या कोई नई समस्या ही नहीं है। बहुत लंबे अरसे से जब भी कपास की खेती और कपास की मंडी की सवाल उठते हैं और वहाँ पर उनको अपना जो एक न्यूनतम एक जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उनको जो अपनी एक मदद मिलनी चाहिए, वो मदद नहीं मिलती है। और ये हर राजनीतिक दल की अपनी एक समस्या हो गई है, और विशेष रूप से चुनाव के समय विभिन्न जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, इस आशा के साथ आते हैं कि क्योंकि चुनाव का माहौल है तो ये राजनीतिक दल जो भी सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है वो कम से कम हमको एक आश्वासन तो दे दे कि भाई कपास का हमको मूल्य कितना मिलेगा, हमने इतना खर्च किया है, इतना हमारी समस्याएं आई हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो कि उठेंगे आनंद जी। मेरा सवाल एक दूसरा है, और जो मैं अभी सुन रहा था अपने साथियों से, और मैं उसको थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखने की और समझने की कोशिश कर रहा था। अब हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठेगा कि क्या लोकतंत्र बचा है, क्योंकि ऑटोक्रेसी ने जड़ें बहुत गहरी जमा ली है। अगर आपको ध्यान हो तो बीडेम की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अब विश्व की 60% से अधिक आबादी ये कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी का शिकार हो रही है, और वहाँ लोकतंत्र बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है। 2014 के बाद जब भाजपा ने अपना जो वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोकतंत्र को एक नया अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं आरएसएस मॉडल के आधार पर। और आरएसएस के मॉडल में कहीं ये दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो आरएसएस की अपनी एक षड्यंत्रकारी भूमिका का हिस्सा रहा है। परंतु लॉस ऑफ ट्रस्ट ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने उभर करके आया है, और ये जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, ये ट्रस्ट का डेफिसिट बीजेपी के अंदर अब हमको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब जगह देखने को मिल रहा है। जब आपका नेतृत्व पूरी तरह से संकुचित होना शुरू हो जाए और ये हो जाए कि भाई यही अकेले हैं। मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया पर आजकल भाजपा के जो पक्ष के विज्ञापन आ रहे हैं, वो भाजपा के पक्ष के विज्ञापन नहीं है, वो मोदी जी के पक्ष के विज्ञापन है। तो अगर केवल 2 या 3 लोग ही राजनीतिक दल का पर्याय बन जाएं कि भाई हम ही दल हैं, हम ही भाजपा हैं, हम ही जो कुछ करेंगे वही फाइनल होगा, तो फिर जो जमीनी कार्यकर्ता है, उस जमीनी कार्यकर्ता के सामने परेशानियां आती हैं। वो जमीनी कार्यकर्ता अपना सब कुछ दांव पर लगा करके आपके दल को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है गांव तक। वह आपके कहे अनुसार, आपके निर्देशानुसार लगातार काम कर रहा है, और अचानक उसको लगता है कि उसको धोखा दे दिया गया। उसके साथ जो एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है, वह मिसट्रस्ट इतना खतरनाक है कि वह, और आपने एक तरफ, मैं एक इसमें और फैक्टर जोड़ दूं, वायलेंस को आपने लेजिटिमेसी दे दी। तो हिंसा की वैधता जो सन 2014 से शुरू हुई और धीरे धीरे वो हिंदू मुसलमानों से होते होते और दूसरे संदर्भों के साथ जुड़ते जुड़ते ये पहुंच गई राजनीतिक दलों के अंदर, एक नेता के पक्ष में और एक नेता के विरोध में। ट्रस्ट का डेफिसिट हो गया, और ऑटोक्रेटाइजेशन की जो एक फ्रेमिंग है वह स्थापित हो गई। 2014-24 वाला चुनाव और हाल के वर्षों का चुनाव और हाल वाला चुनाव,
इन सब चीजों को भुगतेगा। हाँ, एक चैलेंज जरूर है जो बहुत अच्छा हुआ है कि जो इंडिया अलायंस है, वह इंडिया अलायंस अपनी असहमतियों के बावजूद अभी अपने आप में एक एकजुटता के माहौल के साथ, अपने आप में एक दूसरे के समर्थन और एक दूसरे के ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिनका जवाब अभी बीजेपी को और बीजेपी के जो 2 या 3 नेता हैं उनको देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो बार बार ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक पूरा माहौल है, मैं तो इस पूरे माहौल के अंदर, भाजपा के अंदर पनपने वाला ये जो हिंसा है, अब पनपने वाला जो मिसट्रस्ट है, उसको देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये मिसट्रस्ट की अभी शुरुआत है, ये डेफिसिट की अभी शुरुआत है, ये ऑटोक्रेटाइजेशन का एक दौर है। अभी ये और मजबूत होगा और मुझे आने वाले समय में यही जो 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक नकारात्मक रुख अपनाएंगे। मैं ओम सैनी जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये जो मेंबर्स बन रहे हैं मिस कॉल दे करके, ये मिस कॉल वाले जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर ना तो आइडियोलॉजिकली कहीं कोई शिक्षित है, ना ही ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर को जानते हैं, ना कभी ये स्थानीय नेताओं के संपर्क में आए हैं, ना ही ये भाजपा के विभिन्न पक्षों को जानते हैं। और इसलिए ये जो अपॉलिटिकल पॉलिटी बीजेपी के अंदर उत्पन्न हो रही है, यह अपॉलिटिकल पॉलिटी आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बहुत खतरनाक मोड़ पर जा सकती है। और मैं हो सकता है गलत हो जाऊं, पर मुझे लगता है राजेश जी, आने वाले समय में भाजपा के विघटन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। जी प्रोफेसर राजीव, आपसे एक चीज और, हमारे एक दर्शक ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा जैसी सरकार आती है वैसे ही बन जाती है, ये अभी केवल कहने की बात है कि ब्यूरोक्रेसी का भगवाकरण हो गया है, कहना सही नहीं है। उनका कहना है जो आएगा, क्योंकि अभी मैंने भी देखा लखनऊ के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सब बताते हैं कि उनके बाबा या उनके नाना या उनके चाचा आरएसएस की शाखा में रोज जाते थे। जितने उसमें से 80% लोग आपसे कहेंगे नहीं नहीं हमारा, देखिए हम लोग जाते थे, हम लोग तो यही, हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में, हमारा एडमिशन नहीं हो पाया लेकिन हमारे चाचा तो वहीं पढ़ाते थे, कोई पढ़ता था। तो अगर ये जैसे ही चेंज होगा, इसमें चेंज। और दूसरा जो मैं प्रश्न पूरा नहीं हो पाया था, ये जो लाभार्थी का एक नया बनाया था मोदी जी ने अपना वोट बैंक, तो राजस्थान में तो वो काम अशोक गहलोत भी कर सकते हैं भाई, अगर लाभार्थी वहां पे तो वो भी। और अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो वो उनसे तेज तो नहीं है, उस लाभार्थी को तो वो भी यूज करेंगे। प्रोफेसर राजीव, आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी बात वाजिब है। देखिए, राजस्थान में लाभार्थी का जो कंसेप्ट है वो मोदी जी के लाभार्थी के कंसेप्ट से बिल्कुल भिन्न है। मोदी जी ने जिस लाभार्थी को सामने लाए हैं, वो एक एहसान के साथ लाए हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूं, मुझे दया आ रही है तुम्हारे ऊपर। तो जो एक दया भाव है ना, कि भाई ये मेरे को तो हर बार वो ये कहते हैं कि मुझे तो इस काम के लिए ईश्वर ने भेजा। यहाँ तक कि महिलाओं के जो बिल लेकर के आए उसमें भी उनको ईश्वर ने भेजा। तो वो तो ईश्वर के नाम पर लाभार्थी को दे रहे हैं। तो वो एक या लाभार्थी याचक है और वो भगवान के स्वरूप है जो कि दे रहे हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत ने जो भी लाभार्थी उत्पन्न किए हैं या लाभार्थियों की जो श्रेणी है वो अधिकार वाली श्रेणी है। हमेशा अशोक गहलोत ये कहते रहे हैं कि इनके अधिकार हैं और मैं तो उन अधिकारों के अनुरूप दे रहा हूं। और जब कभी भी वित्त का, फाइनेंस का सवाल आता है तो अशोक गहलोत बार बार यही तर्क दे रहे हैं, कई जगहों पर तर्क मैंने उनके सुने हैं कि भाई ये जो पैसा है जो हमारे पास आया है वो भी तो इन्हीं का पैसा है, यही तो टैक्स देते हैं। टैक्स दे करके अगर मेरे पास में आ रहा है और मैं उसी पैसे के आधार पर इन सब के लिए इनके अधिकार के अनुरूप कुछ चीजें उत्पन्न करवा रहा हूँ, कुछ चीजें दे रहा हूँ, तो उसमें क्या परेशानी है। मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है आनंद जी, मुझे याद है अभी भी अशोक गहलोत का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करते समय दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये इन लोगों ने इतने वर्षों तक काम किया है, इन्होंने देश के विकास में और समाज सेवा में इतना योगदान किया है, अब इतने लंबी नौकरी के बाद में जब इनके पास में
सब तरह की असुरक्षा है, इनके पास कोई साधन नहीं है, तो राज्य का दायित्व बनता है कि उनको उस पेंशन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग किस्म का कंसेप्ट है जो कि मुझे दिख रहा है। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे किया था उसके बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो एक बहुत एक अनूठी चीज हमारे सामने निकल करके आती है। प्रशासन तंत्र को वैसे तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमेशा ये बताते हैं कि भाई प्रशासन तंत्र को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित होना चाहिए, और मैंने देखा भी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित राजस्थान के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और उनकी समय समय पर उन्होंने राज्य सरकार से कई तरह के झगड़े भी लिए। लेकिन अब जिस तरह के वो कह रहे हैं कि 765 जिलों में ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक के अधिकारी जाएंगे, जो 9 साल की हमारी पूरी की पूरी स्कीम्स को बताएंगे, या सेल्फी पॉइंट खोले जाएंगे जो आर्म फोर्सेस के द्वारा किए जाएंगे, ये आर्मी का प्रशासन तंत्र का पूरा एक वो है भगवाकरण है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। और शायद अब उनको ये गलतफहमी हो रही है कि चूंकि अब उनके मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एमपी चुनाव लड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आरएएस चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक का प्रशासन तंत्र है वह जाकर के वहां पर घुटने टेक देगा और उनके लिए वोट बैंक को स्थापित करने का काम करेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ये सब देखना चाहिए, पर चुनाव आयोग के लिए अब क्या कहें, कुछ टिप्पणी कर नहीं सकते।